You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये आप लोग को मॉड्यूल के अलावा कैटलिस्ट या फिर लीप वगैरह अभी दिया गया है या नहीं? सर कैटलिस्ट दिया है, लीप नहीं दिया है अब तक। हम्म। तो कैटलिस्ट आप लोग साथ में सॉल्व कर रहे हो? कैटलिस्ट में क्वेश्चंस थोड़े कम है लीप से, बट ठीक है, उसमें भी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे। तो वो साथ अभी सॉल्व कर रहे हो या अभी सिर्फ मॉड्यूल ही चल रहा है? सर अभी तो मॉड्यूल ही चल रहा है। हम्म। नहीं, जैसे देखो, हमने तो लीप साथ साथ में हर चैप्टर के शेयर करी थी, पता नहीं कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने ने नहीं किया। तो लीप क्या है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस है, नो डाउट। लीप हमारा मतलब फाइनल टारगेट है कि उसको तो कंप्लीट करना ही है। लेकिन जो बच्चे, जैसे क्या, ऑनलाइन में ही लीप हमने शेयर करी है, बहुत सारे बच्चों को हार्ड कॉपी फिजिकल बुक ज्यादा अपील करता है। तो अगर आपके पास कैटलिस्ट हो ना, तो आप कैटलिस्ट को भी कर सकते हो। मॉड्यूल कर लिया, अगर पीवाई क्यूज कर लिए, तो फिर कैटलिस्ट को भी 11th में चाहो कंप्लीट कर सकते हो। लीप अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन लीप क्लास 12 के बाद जब 11th दोबारा रिवाइज होगा तब भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे 12 के कर रहे हैं लीप। उन्होंने 11th में थोड़ा बहुत किया था, किसी का नहीं हुआ पाया था पूरा, तो वो अभी कर रहे हैं। लेकिन अपन 12 में लीप को भी कंटिन्यू करेंगे, लीप को छोड़ेंगे नहीं। अब तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको लग गया कैसे करना है, क्या करना है। और इसके बीच में कैटलिस्ट जो है वो मैंने देखा है, उसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 60 70, किसी किसी में 100 भी है। और उसमें क्या मिक्स क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर लेते हो तो मोस्टली जो जितनी वैरायटी पॉसिबल है वो उसमें कवर हो रही है। तो लीप का छोटा फॉर्म है कैटलिस्ट, और उसको करना ही चाहिए। जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं वो चैप्टर्स आप एक बार, या फिर अभी जैसे मैं थर्मल प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद है, केटीजी है, तो उन सबको आप मॉड्यूल से भी कीजिए। मॉड्यूल के डाउट्स मॉड्यूल के डाउट्स जो है वो आप क्लासेस में डिस्कस करिए। अ, जो मैक्सिमम कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है, तो वो आप लोग ग्रुप में टेलीग्राम पर आप शेयर करके उसको डिस्कस कर सकते हो। और कैटलिस्ट चूंकि सबको सेम ही मिली होगी, तो कैटलिस्ट से तो क्वेश्चन नंबर भी अगर तुम लोग बताओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आई कैन अरेंज कैटलिस्ट, तो उससे हम लोग देख के कर लेंगे। लेकिन ये कैटलिस्ट को करना ही है, ठीक है? अभी नहीं तो फिर एंड में जब अभी 11th का सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर कुछ दिन अपन रिवीजन करेंगे, उस दौरान करना है। सिर्फ मॉड्यूल से अपने को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मॉड्यूल में क्या होता है कि क्वेश्चंस तो एक लिमिटेड है, और दूसरी बात कि अपन 2 दिन बाद एक ही क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। अब एक ही क्वेश्चन जो तुमको पहले से ही याद हो गया है, अब तुम उसको बार बार कर रहे हो, या उसको देखते ही तुमको लगे अच्छा इसमें ये करना था, इसमें वो करना था। कैटलिस्ट में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन है।
पेपर वगैरह का, नीट का जो जो भी एआईटीएस का जो क्वेश्चन होता है, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादातर उसमें कलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। प्रॉपर नीट लेवल का क्वेश्चन है और उसको अपने को कंप्लीट करना है। आज हम लोग थर्मल कंडक्शन के बारे में बात करेंगे और जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें भी सिर्फ एक फ़ॉर्मूला है और उस एक फ़ॉर्मूले से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन्स हमारे बन जाते हैं। अगर क देखा जाए तो ये 1 दिन का टॉपिक है और एक क्वेश्चन इससे श्योर है। 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा इस टॉपिक को करने में। रेडिएशन थोड़ा बड़ा है, रेडिएशन के लिए हो सकता है 2 क्लास लग जाए, लेकिन कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन जो है ना, वो एक ही दिन में हमारा ये पार्ट हो जाता है। एक फ़ॉर्मूला जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और उसका एप्लीकेशन जो मोस्टली 3, 4, 5 वैरायटी है, उसको अपन देख लेंगे। थर्मल कंडक्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जनरली हीट का जो मूवमेंट होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर है, हीट कंडक्शन सॉरी थर्मल कंडक्शन, जिसमें ये मोस्टली सॉलिड्स में होता है। थर्मल कंडक्शन एक मिनट। ये मैं थोड़ा अलग जगह आया हुआ हूँ तो हाँ, आज हम कैम अपना ऑन नहीं कर रहे, थोड़ा ये देखो। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें एक है हमारा थर्मल कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। हमने आपको बताया था कंडक्शन जो है यही हमको, और रेडिएशन इसी को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने से पहले एक वर्ड जो हमको सबसे अच्छे से समझ में आना चाहिए और वो है स्टेडी स्टेट। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। स्टेडी स्टेट, थर्मल कंडक्शन का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये मोस्टली सॉलिड्स में ही होता है। मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, काइंड ऑफ। जैसे मान लो ये रॉड है, लेंथ इसका एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और यहाँ पर अगर हमने कोई बर्नर या ऐसा कोई फायर ऐसा यहाँ कर दिया है, नो डाउट पहले पूरे रॉड का टेम्परेचर कुछ एक डिग्री कुछ पर्टिकुलर होगा, T1 या T0 ले लेंगे। और क्या लगता है जैसे ही यहाँ पर ये एंड पर हम हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन? मान लो तुम यहाँ से इस एंड से, ये हमारा एंड ए है और ये हमारा एंड बी है, हम बी एंड को होल्ड किए हुए हैं और एक एंड से यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये रॉड छोटा हुआ, सपोज लेंथ अगर उतनी ज्यादा नहीं हुई, तो कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि तुम उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये रॉड काफी बड़ा रहा, रिलेटिवली जितना हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये रॉड की लेंथ थोड़ी बड़ी रही, तो यहाँ ये हम आग में इसको डाले हुए हैं, फिर भी हम इसके अदर एंड को पकड़ सकते हैं, कोई ज्यादा उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और कितने भी देर तक इसको रखेंगे तो उसका टेम्परेचर अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नॉर्मल जो कुकिंग वगैरह में हम लोग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, तो हम ये चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो आगे वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इधर हम आराम से इसको टच कर सकते हैं। जितना ये बड़ा होगा उतना ही आसानी से हम, उतना ही हीट हमको कम फील होगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अगर आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से जैसे ही हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे ही वो हीट लेगा, हमने आपको अभी कैलोरीमेट्री में सिखाया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, यानी कि जो भी हम हीट देते हैं वो हमारा टेम्परेचर राइज में यूज होता है। तो जैसे ही यहाँ से हीट जाएगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल पास वाले, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हीट को कंज्यूम करेंगे, लेकिन हीट कंज्यूम करने के बाद वो कुछ हीट अपने बगल वाले को शिफ्ट भी कर देंगे। अपना उनका वाइब्रेशन जो है, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, उनका वाइब्रेशन जो है रैंडम, वो थोड़ा बढ़ता है और वो थोड़ा हीट शिफ्ट कर देते हैं।
इस चीज को मतलब एक बहुत अच्छे एनालॉजी है, उससे समझा जा सकता है। एनालॉजी क्या है? जैसे मान लो हम लोग अमरावती में रहते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर मान लो अमरावती में रोड बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है अपने को, तो दिल्ली से पैसा डिलीवर होता है, यहाँ से बहुत सारा पैसा और चंक्स में आता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो एक बार में ही 200 करोड़ दे दिया। पार्ट बाई पार्ट पैसे आते हैं। तो जैसे ही पैसा यहाँ से रिलीज होता है, तो सबसे पहले जिसको मिलता है वो कुछ खाता है, उसके बाद थोड़ा सा पैसा आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर ये खाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये खाता है। ऐसे करते 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 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में जो पैसा चला था वो अमरावती तक पहुंचे ही ना, उसके बीच में ही पहले लोग खा लें अपना पेट भरने के लिए। फिर दूसरी बार पैसा चला तो उसने फिर से उसने थोड़ा खाया, लेकिन उसने पहले से बार से ज्यादा पैसा आगे बढ़ा दिया क्योंकि उसका पेट भर गया है। उसे ऐसे करते 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 बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू रीच ऑन अमरावती। और ऐसे करते 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 तो एक समय ऐसा आता है कि सबका पेट भर गया। वैसे रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हमारा जो नेचर है उसमें ऐसा होता है कि एक देयर इज अ सिचुएशन कि सबका पेट भर गया। इधर कोई भी जितना पैसा यहाँ से घुस रहा है उतना पैसा सीधे अमरावती चला आ रहा है, क्योंकि सबने अपना पेट भर लिया है। कहीं कोई अब और पैसा खाने का बात नहीं है। रियल लाइफ में थोड़ा सा रियलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि वो रियल लाइफ में पेट ही नहीं भरता किसी का। बट नेचर में क्या होता है, हीट के टर्म्स में अगर समझो, तो यहाँ से जो भी हीट यहाँ से इंटर किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसने कुछ हीट को शिफ्ट कर दिया, इस खुद का टेम्परेचर बढ़ाया। पेट भरना, घूस खाना मतलब कि टेम्परेचर अपना बढ़ाना, और उसके बाद सम अमाउंट ऑफ हीट को शिफ्ट कर देना, तो आग पैसा आगे बढ़ा। फिर उसने अपना पेट भरा, टेम्परेचर बढ़ाया, और ऐसे करते 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 सबका टेम्परेचर थोड़ा 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 बढ़ गया। अब सबने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रीच कर गया। जैसे मान लो ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझना। तो यहाँ के जस्ट बगल वाला ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इसका वाला ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और ऐसे करते करते जहां पर ये दूसरा इंड है वो लेट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, वो वहीं पर है। अब हर पार्ट अपना अपना टेम्परेचर अलग अलग रीच कर चुका है। हम ये नहीं कर रहे कि 100 डिग्री हर पॉइंट 100 डिग्री पर होगा, ये नहीं होता। लेकिन जो टेम्परेचर रीच कर गया किसी भी पॉइंट का, अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब अब इस बर्नर को हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने देर तक इसको जलाएं, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट द टाइम। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट द टाइम। अब इससे क्या होगा कि जो भी अब उसके बाद हीट इंटर करेगा वो अब आगे भी बढ़ेगा, ये श्योर है, क्योंकि अब अगर ये हीट कंज्यूम कर लिया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अब फर्दर चेंज नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन को बोला जाता है स्टेडी स्टेट। तो जब तक स्टेडी स्टेट रीच नहीं किया, जैसे ट्रांजिएंट फेज की बात आ रही है, पहली बार पैसा रिलीज हुआ, सबने रैंडम तरीके से पैसा खा लिया, हो सकता है पैसा पहुंचा ही नहीं। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब लगातार सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो एक समय आएगा कि सब सेचुरेट हो जाएंगे, भाई ठीक है अब तो भेज दो, जो भी पैसा आ रहा है सब भेज दो। तो आइडियल्स केस सिनेरियो, जबकि कभी होगा नहीं रियल लाइफ में, तो जितना पैसा यहाँ से इंटर करेगा उतना ही पैसा यहाँ पर डायरेक्ट अमरावती में आ जाएगा। बीच में कहीं कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा, कोई खाएगा नहीं। तो ये सिचुएशन हीट के साथ आता है कि हर रॉड का पार्ट एक डिफरेंट टेम्परेचर तक चला जाता है, और उसके बाद वट एवर अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गोइंग टू इंटर एट वन एंड इज गोइंग टू डिलीवर एट अदर एंड विदाउट एनी loss, and there will be no change in temperature of any point on the rod with respect to time further। टाइम के साथ रॉड का कोई भी पॉइंट अब फर्दर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो मैं फिर से एक बार कंक्लूड करता हूं, फिर इसको लिख लेंगे हम लोग कि मान लो तुमने ये रॉड, पूरा रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, और तुमने इसको लगाया यहाँ पर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन्ड हो गया सपोज,
तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड कितने देर के बाद होगा या 80 डिग्री सेंटीग्रेड कितने देर के बाद होगा? ये पॉइंट का अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो ये कितने देर के बाद होगा? ये हम कभी नहीं निकाल पाते, हमारे कैलकुलेशन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। मतलब स्टेडी स्टेट कितने देर के बाद आएगा, ये हम नहीं बात करने वाले कि सर हमने रॉड लगाया, दोनों एंड पर ये इतना टेम्परेचर मेंटेन किया, तो रॉड कितने देर के बाद वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाते, ठीक है? इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है कि अगर ये स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच कर गया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसके बाद की सारी कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब मैं तुम लोग को एक नॉर्मल तुम लोग को आइडिया समझ में आ गया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है, तो मैं तुमको स्टेडी स्टेट कंडीशन का एक तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म कर देता हूं। दिस इज द कंडीशन in which the heat crossing through any cross section perpendicular to the direction of heat flow must be same. मतलब क्या हुआ, एक और डायग्राम से अगर समझना चाहें, जैसे मान लो ये रॉड है और यहाँ का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर का टेम्परेचर लेट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टार्टिंग में जब हमने ये टेम्परेचर मेंटेन किया तो इट विल टेक सम टाइम टू से कि अगर यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है, लेट से ये क्रॉस सेक्शन है और इसके अलावा एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ बना दिया, तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट इस डायरेक्शन में पास करने वाला है। ऐसा टाइम लगेगा इसको होने में, लेकिन जब ये हो गया तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्योंकि वही बात है, जब हमने शुरू करी थी तो हीट ये कंज्यूम भी तो कर रहा था, ये जो पार्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ा भी तो। पहले तो ये पूरा रॉड ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब ये 90 डिग्री पर गया है, मतलब कुछ हीट तो इसने भी कंज्यूम किया होगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया। इसने भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज होने के लिए कुछ तो हीट कंज्यूम किया होगा, आगे नहीं बढ़ाया होगा। लेकिन एक बार जब ये 90 फिक्स हो गया तो अब तो ये श्योर हो गया कि अब ये टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब हीट कंज्यूम नहीं कर रहा, तो अब सीधे सीधे ये आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। वैसे क्या है, रेडिएशन के कारण भी बहुत सारा लॉस होता है। रॉड जो है वो सिर्फ कंडक्शन के थ्रू से हीट नहीं फ्लो करता है, रेडिएशन के थ्रू भी फ्लो करता है। बट हमारा अभी डिस्कशन रेडिएशन का नहीं है, तो हम लोग बात मान के चलेंगे कि जो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उससे कोई भी हीट का फ्लो रेडिएशन के थ्रू नहीं हो रहा। दिस इज एजम्पशन, जो कि क्वेश्चन में या तो लिखा है या नहीं लिखा है, हम ये मान के चलते हैं। तो वंस द स्टेडी स्टेट कंडीशन इज रीच्ड, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द रॉड गोइंग टू बी कांस्टेंट। एक बात याद रखना, once the steady state condition is reached, temperature of every part of the rod will be fixed and it won't change with time. टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो ये दो बातों के साथ हम थर्मल कंडक्शन का एक ही फॉर्मूला है कि हीट का जो फ्लो होता है उसमें क्या क्या फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है,
देखते हैं। Once the steady state is raised, then a rate of heat flow इसको हम लोग dq/dt is directly proportional to temperature gradient cross section area टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। स्मॉल रॉड के लिए, जैसे अगर ये मान लो बहुत छोटा सा रॉड है, यहाँ पर टेम्परेचर है T और यहाँ पर है टेम्परेचर T माइनस dt और इसका जो लेंथ है L, तो इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा dt/dl। अगर ये बड़ा रॉड है, जनरली हम लोग जो रॉड लेते हैं, अगर ये बड़ा रॉड है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर टेम्परेचर है T2 और ये जो लेंथ है वो L है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2/L। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल कुछ इसी तरह से, चेंज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, उसी तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। छोटा है तो dt/dl, बड़ा है तो T1 माइनस T2/L। क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्लब करें तो देखो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। dq/dt को कभी कभी हम लोग बोलते हैं हीट करंट। कैपिटल H से भी इसको डिनोट करते हैं। नोटेशंस ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। dq/dt can be also written as H and that is proportional to a T1 minus T2/L और यहाँ पर प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए हम लोग एक टर्म डालते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो dq/dt is equals to a T1 minus T2/L। और अगर बहुत छोटे से रॉड के लिए अगर लिखना हो, फॉर अ वेरी स्मॉल रॉड, तो यही फॉर्मूला फॉर अ वेरी स्मॉल रॉड, तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाता है dq/dt इज इक्वल्स टू ka dt/dl और dx। ये होता है हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो और हीट करंट का एक्सप्रेशन। तो बहुत बार क्या होता है, वैसे नीट में वैसे क्वेश्चन कम आते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो के है, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका डायमेंशंस अगर चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई भी फॉर्मूला ले लो आप, इसका डायमेंशन बहुत बार बच्चे से पूछा जाता है, इसका यूनिट पूछा जाता है, तो इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसका डायमेंशन और यूनिट दोनों लिख लेता हूँ, मेरे को भी ये याद नहीं है। यू कैन इजिली गो फ्रॉम दिस, यहाँ से आप जा सकते हो। dq/dt, क्यू क्या है, हीट है। dq/dt बेसिकली जूल पर सेकेंड है, दिस इज जूल पर सेकेंड। तो H इज इक्वल्स टू K इंटू A,
एंड टी बाई डी एक्स और T1 माइनस T2 बाई L ये फॉर्मूला है। तो आप के लिए क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा H इंटू L डिवाइड बाई A, और यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2। तो जहां तक यूनिट की बात है तो यूनिट तो यहीं से मिल जाएगा, इसके लिए लिख लेंगे जूल पर सेकेंड। लेंथ और एरिया ये कैंसिल आउट होके एक लेंथ का टर्म नीचे दे देगा, तो मैं डायमेंशंस डायरेक्टली लिख देता हूँ, और चाहो तो उसके लिए यूनिट भी बना लेंगे। तो ये H का हो जाएगा हीट करेंट जूल पर सेकेंड, तो mL स्क्वायर T माइनस 3। लेंथ के लिए लिख लो L, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए लिख लो L स्क्वायर, टेम्परेचर T1 माइनस T2 के लिए K। तो ये L क्यूब और ये L स्क्वायर, ये तो L स्क्वायर से यहाँ कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा mL T माइनस 3 K माइनस 1। और अगर हम न्यूटन पर मीटर जूल पर, हाँ इसका यूनिट अगर लिखें, यहाँ से यूनिट भी लिखा जा सकता है SI यूनिट। तो ये जूल पर सेकेंड, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन में ये है, हाँ क्यू बाई टी, हाँ कुछ ऐसा यूनिट इसका हो सकता है। वैसे जैसे मैं कहा ना कि ये यूनिट याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूले से जैसे मैंने अभी डिराइव किया, यू कैन इजीली डिराइव। और क्वेश्चन के पर ज्यादा नहीं आता, हमको के 2 के 3 के ऐसे दिया रहता है, और ज्यादातर किस सिचुएशन से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए के को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये एक वैल्यू है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा। तो जैसे 2 आयरन रॉड दिए गए हैं, 2 कॉपर रॉड दिए गए हैं, तो दोनों का केस सेम रखना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। जैसे यंग्स मॉडुलस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अगर मटेरियल सेम बोल दिया तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सेम कर देनी है। बाकी अलग अलग रॉड हैं तो लेंथ अलग होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है, हम उस फॉर्मूले पर, और ये फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूला एज इट इज है, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर इट। तो तुम इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से फिर से देखो। हमने जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, दैट इज हीट करेंट H इज इक्वल टू K टाइम्स A T1 माइनस T2 अपॉन L। अब ये बहुत हमको अपील नहीं कर रहा है इस तरीके से, लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, T1 माइनस T2 के ऊपर ही छोड़ दो, T1 माइनस T2, और यहां पर ये K और A को नीचे लेके आओ, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई K L बाई A। अब ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा पूरा चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट होता है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, इसका पोटेंशियल हमने नाम दिया VA, इसका पोटेंशियल का नाम दे दिया हमने VB, और ये रजिस्टर हो गया R। तो जो भी करंट, इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं I। सो I इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं। सो VA माइनस VB अपॉन R। और R को हम क्या लिखते हैं, R बेसिकली होता है रो L बाई A। कुछ बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पर हमको एक रिलेशन मिल रहा है, देखो ध्यान से। तो ये H क्या है, ये हीट करंट है, दिस इज नथिंग बट हीट करंट। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। याद होगा तुम लोग को पॉइजलीज इक्वेशन बताया था, उसमें प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो चीजों को रिलेट करके अगर देखोगे तो सब एक ही जैसा चल रहा है। और यहाँ पर, वहां पर ये रजिस्टिविटी होता है, ये जो टर्म है ना, ये रजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है। और यहाँ पर ये कंडक्टिविटी जो है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 1 बाई K एक तरीके से थर्मल रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे थर्मल रजिस्टिविटी का कोई टर्म नहीं होता, तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी को लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये हमारा
थर्मल रेजिस्टेंस एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो आप देखो रो एल बाई ए 1/k एल बाई ए लगभग एकदम से सिमिलर है, मतलब इसमें बिल्कुल भी कहीं डिफरेंस नहीं है कायदे से देखा जाए तो। ये हमारा रजिस्टिविटी है और के हमारा किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी। दिस के इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो 1 by कंडक्टिविटी इज रजिस्टिविटी। तो सब कुछ एकदम एकदम पैरेलल चल रहा है। बट ये थोड़ा सा देखने में इसलिए अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पर सर 1/k क्यों है, फिर यहाँ पर रो तो ऊपर था, ये 1/k नीचे है। क्योंकि रॉड में और थर्मल कंडक्शन में हम लोग जनरली रॉड की कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम लोग उस मेटल की रजिस्टिविटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। दोनों में भी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी टर्म्स जो दूसरे वाले हैं वो हो सकते हैं, बट जो जहां पर है वैसा यूज करना है अपने को। तो इस बात से आप एक कंक्लूजन हमेशा के लिए इस चैप्टर का जो बेस लाइन है, जो यहाँ तक हमारा थ्योरी अंडरस्टैंड करने का बात है कि एक रॉड अगर आपको मिल जाए जिसका लेंथ एल हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के हो, तो आप इसको तुरंत एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह देखना शुरू करो और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 1/k L/A। बस ये चीज आप करना शुरू कर दो। अब इसके बाद सीरीज पैरेलल जो भी है वो सब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह होने जा रहा है। सीरीज में पैरेलल में जो भी कहानी है वो सब रिपीट होनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और मोस्टली क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आएंगे। तो मैं कंक्लूजन यहां पर लिख रहा हूं कि एन रॉड, यहां पर कंक्लूजन देख लो, a rod is going to behave as an electrical resistance. Temperature can be seen like potential, electric potential. And rate of heat flow dq by dt, जिसको हम बोलते हैं हीट करेंट, कैन बी सीन लाइक इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में बैठेंगी तो हमारी इसके बाद का क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। एकदम इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा, आई डोंट नो। वो शुरू से वो क्वेश्चन आता चला गया है और आता ही चला जाएगा। पहले मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर दूं। जैसे ही हमने एक बार ये बात एस्टेब्लिश कर दी तो रॉड का सीरीज पैरेलल बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस का सीरीज पैरेलल बिहेव करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी मैं तुरंत अभी लिख देता हूं। इसको करने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्यों मैं बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, जैसे मान लो दो रॉड है, एक रॉड ये है, दूसरा रॉड ये है। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ T2 है, तो इससे कितना हीट फ्लो कर रहा होगा या हीट करंट कितना होगा, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो हम इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1, फिर इसी का सिमिलरली L2, A2 और K2। मैं A1, A2 ले रहा हूं तो देखने में ये एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा दिख सकता है, लेकिन अगर मैं जैसे 2L, A/2, 4K, 3K ऐसा लूंगा तो ये कहानी थोड़ी और छोटी हो जाएगी। जनरली क्वेश्चन में वैसा ही देता है।
मैं पर्टिकुलर डेटा भी लेके नहीं बात कर रहा, इसलिए तुम लोग अब तुमको क्या करना है, इसको एक रॉड के लिए एक रजिस्टर R1, दूसरा रजिस्टर R2। R1 का फॉर्मूला आपको पता है, R1 1/K1 L1/A1। सिमिलरली R2 1/K2 L2/A2। लेकिन ये भी अब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि करंट कितना होगा, तो इससे इलेक्ट्रिकल करंट कितना फ्लो करता है अगर देखा जाए तो, अगर ये T1 और T2 इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल होते तो तुम सीधे सीधे लिखते T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ भी वही करना है, लेकिन R1 और R2 इतना आसान नहीं है करना। देख रहे हो यहाँ पर 1/K का टर्म जैसा आ रहा है कुछ, और इसको जब ऐड करोगे तो लेंथ और एरिया अगर सेम रहे तो कॉमन कर लेंगे तो 1/K1 प्लस 1/K2 ऐसा एक्सप्रेशन आने लगेगा। तो थोड़ा देखने में ये अपोजिट फॉर्मूला दिखता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं, लगभग उसका उल्टा दिखता है, लेकिन होता नहीं है। इससे बचने के लिए ये जो यहाँ पर जो कंफ्यूजन का गुंजाइश होता है, इससे बचने के लिए जैसे मैंने तुम लोग को पॉइजलीज इक्वेशन में बताया था कि आपको कोई भी एक वैल्यू को कुछ आर नॉट असाइन करना होता है। एक एग्जांपल के लिए समझो कि इसका लेंथ है हमारा, ये जो रॉड है इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और थर्मल कंडक्टिविटी है लेट से K। और ये दूसरा वाला जो है इसका लेंथ है 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से 4A, और थर्मल कंडक्टिविटी 3K। रैंडम डेटा ले लिया। तो जब तुम इसका R1 लोगे तो R1 क्या हो जाएगा, 1/K L/A, और इसको असाइन कर दो R0, एक वैल्यू असाइन कर दो। अब जब इसका रजिस्टिविटी अगर लिखोगे R2 तो ये हो जाएगा 1/3K, और L हमारा है 2L अपॉन 4A। तो फिर से 1/K L/A का टर्म यहाँ दिख रहा है, तो 2 3 इंटू 4, और ये हमारा हो जाएगा R0। अब ये हो जाएगा R0/6। अब इसके साथ काम करना थोड़ा आसान है, R0 एंड R0/6 ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R0 प्लस R0/6, तो ये हो जाएगा 7R0/6, जो नॉर्मल सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वही। और हमसे करंट पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो करंट विल बी इक्वल टू जो भी टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन 7R0/6। लेकिन ये इसको अपन थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, 6/7 और T1 माइनस T2 अपॉन R0। लेकिन अब फाइनल आंसर देते समय थोड़ा हमको केयरफुल रहना है कि R0 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। R0 हमने वैल्यू खुद के आसानी के लिए असाइन किया था, तो 1/K L/A डालना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर 1/K L/A डाल दो और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको करने में थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना पड़ता है कि आप एक वैल्यू तो उसको जरूर असाइन कर दो, नहीं असाइन करोगे तो अपने में ही बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्वेश्चन को फिर टच नहीं करना चाहते। और जिन बच्चों को ये सब बातें, ये जो सब्स्टिट्यूशन वगैरह कि कहाँ कैसे करना है, ये समझ में आ जाती है, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। मतलब सोचो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अकेला चैप्टर 2-3 चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट कर दे रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हमको नहीं लगता कि क्लास 10 तक में जो भी बच्चों ने थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा उसको नहीं आता है, सबको आता है। लेकिन उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करना, अगर आपने यही सीख लिया, इसी पर काम कर लिया थोड़ा बहुत, तो ये चैप्टर कंप्लीट है, उसके लिए अलग से कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ऐसे ही पैरेलल हो सकता है। एक और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन से इसको लेते हैं, ये हमारा दो अलग अलग मेटेरियल का रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है लेट से 4K, इसका लेंथ है L और इसका लेंथ है 3L/2। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, और आपसे पूछा जाता है फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी और
find the equivalent thermal conductivity of the composite rod. Find the equivalent thermal conductivity of composite rod. एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी। दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कंपोजिट रॉड का मतलब क्या है और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, ये बात ही। पहले एक बार आंसर बता दीजिए मल्हार, क्या है आंसर आपका? 20K/7। 20K/7। देखो, मैं जानबूझ के रैंडम डेटा लेता हूँ, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इजी डेटा लेने पर ना, जो हो सकता है कि वो ऐड करने से आ जाए, हो सकता है वो मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, तो बच्चे समझ जाते हैं कि ऐसा ही करना है। तो मैं जानबूझ के एकदम से रैंडम डेटा लेता हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा ही डेटा लेता हूँ ताकि रैंडम आंसर ना है, मतलब रैंडम आंसर है, सॉरी, कोई पर्टिकुलर ऐसा। हाँ, श्रावणी आप बताएं। सर मेरा 24/7 के आ रहा है। ओके, अरे क्या बात है, 24/7 के है। ये तो बहुत अच्छा डेटा आ गया आपका, 24/7। और कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ बताएं, आद्या। सर मेरा 20K/7। ओके, नक्षत्र आपका? सर मेरा भी 20K/7। क्या बात है। आफिया आपका? 20K/7। श्रावणी, अल्पमत की सरकार है, देख लो। कंपोजिट रॉड का क्या मतलब है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए। तो बच्चे एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो पूरा रॉड है ना, जब हम कंपोजिट रॉड की बात करेंगे तो इस पूरे रॉड के बदले एक रॉड बनाना है, तो लेंथ जो है वो इन दोनों का कंबाइंड लेंथ ही लेना है। यही गलती होती है बच्चों की। अब ये L है और ये 3L/2 है, तो ये रॉड का लेंथ हमको 5L/2 लेना है। उसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया A और A है, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A ही हो जाएगा। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम K इक्विवेलेंट ऐसा ले लेते हैं, जो निकालना है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है जो अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक ये सिंपल बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये अच्छे अच्छे बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं। अब करना क्या है, तुमको बस दोनों के रेजिस्टेंस को सेम कर देना है। दैट मीन्स कि इसका ये जो लेफ्ट में हमने जो बनाया है, इसका रेजिस्टेंस ये बेसिकली क्या है, ये इस तरह से दो रेजिस्टेंस दिए हुए, R1 R2, और ये हमारा है R इक्विवेलेंट। तुमको पता है कि R इक्विवेलेंट R1 + R2 होता है।
तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, यही करना है। R1 का वैल्यू क्या है? सो 1/2K L अपॉन A प्लस 1/4K 3L अपॉन A एंड दैट इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट। अब यहां पर 5L/2, यही एक मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अब L/A हर जगह कॉमन निकल जाएगा, तुम देख लो। सो यहां से L/A पूरा टर्म से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2K प्लस 1/4K इज इक्वल टू, यहां से भी L/A को कॉमन निकाल लें अगर, तो ये हो जाएगा 5/2K इक्विवेलेंट। L/A को हटा दो। अब 1/2 प्लस 1/4 अगर देखा जाए तो ये हमारा 3/4 ऐसा कुछ बन रहा है, और ये 5/2K इक्विवेलेंट, तो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ कर लो। और ये K इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 10K अपॉन 3। अरे राम, सब लोग ने कुछ कुछ मिस्टेक किया कि मेरे से ही कुछ गड़बड़ हो गया? सर वो 3L/2 चाहिए ना? कौन हाँ सा? सर। 3L, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 3L/2 चाहिए ना, एक 2 का टर्म छूटा है ना यहाँ पर, सॉरी। तो ये, अरे बाप रे, हमने तो बहुत सारा मिस्टेक कर दिया इसमें, तुम लोग देख नहीं रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। ये इधर बहुत मिस्टेक है, रुक जाओ, वेट। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जहां से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 2 का टर्म मिसिंग था, और L/A जो हमने कॉमन लिया था तो 1/2K, और यहाँ पर 3 का टर्म में आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/8K, ऐसा आएगा। K भी अगर हम चाहे तो निकाल ले सकते थे, थोड़ा चीज और आसान हो जाता। सो 1/K अगर कॉमन कर लें तो ये 8, 4 प्लस 3, और यहाँ पर L/A कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2K इक्विवेलेंट, 2 से ये 4 टाइम्स में जाएगा। हाँ सही बोल रहे थे आप लोग, 24 K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20K/7। तो देख रहे हो ना, मतलब इस तरह से थोड़ा भी केयरलेसनेस करने पर मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है। देखो मेरे, तुम लोग के सामने सब कुछ करते हुए भी मेरे से मिस्टेक हुआ। तो एक जो लॉजिकल मिस्टेक है वो ये होता है कि बच्चे लेंथ को L ले लेते हैं, एक लॉजिकल मिस्टेक है, जबकि दोनों का लेंथ का सम लेना है। और बाकी कैलकुलेशन में भी चांसेस होते हैं मिस्टेक के। तो अगर ये दो चीजें आप इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, केयरफुल रहते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर बार क्वेश्चन सही होगा। जिन बच्चों से नहीं हुआ, कहाँ मिस्टेक किया था श्रावणी आपने? सर कैलकुलेशन एरर हो गया थोड़ा। तो जो बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चन, और भरे पड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन भरा पड़ा है आपको, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। रैंडम डेटा हमने लिया है, ये थोड़ा इजी डेटा के साथ भी ये क्वेश्चन भरा पड़ा है। ये दोनों लेंथ भी है तो लोग सेम ही दे देते हैं। हमारे जो बुक के क्वेश्चंस देखोगे तो ये L है तो ये भी L ही दे देंगे, या 2L दे देंगे, मतलब डेटा थोड़ा और सिंपल रहता है। मैंने तो थोड़ा डेटा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में रैंडमनेस है। अब जैसा ये सीरीज है, अब ये दो दो के लिए दिया गया है, 3 के लिए भी दिया जा सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे बुक में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला दे देते हैं, 1/K1 प्लस 1/K2। ये सब नहीं करना है। 1/K1 प्लस 1/K2 का फॉर्मूला अगर याद करते हो तो उससे ये होता है कि सबका डायमेंशंस अगर सेम रहा, लेंथ और एरिया सेम रहा, तब वो बात आती है। लेकिन अगर कोई रैंडम डेटा दे दिया, कुछ इस तरीके से बातें आ गई, तो अपन ये लॉजिक अगर ध्यान में रखते हैं कि उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, और कंपोजिट रॉड का लेंथ क्या होगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको लेंथ का बात होता है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके बाद जो करने वाले हैं उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का बात होता है।
तो कंपोजिट रॉड का लेंथ क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये दो चीजों अगर तुमने ध्यान दे दी तो फिर इसके बाद सिर्फ एक फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन पर एक दो क्वेश्चन और है, वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैरायटी का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार देख लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा एक हॉट रिजर्वायर है, ये हमारा एक कोल्ड रिजर्वायर है, और इसके बीच में दो तीन रॉड लगा दी जाएंगे। जैसे एक रॉड ये लगा दिया गया, इसके अलावा एक रॉड ये लगा दिया गया। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ध्यान से देखना, ये सब जैसे इसका कंडक्टिविटी मैंने k कर दिया, इसका कंडक्टिविटी मैंने 3k कर दिया, तो मटेरियल तो अलग हो गया। उसके बाद इसके क्रॉस सेक्शन को a कर दिया, इसके क्रॉस सेक्शन को और 3a/2 कर दिया। मैं जानबूझ के रैंडमनेस इंक्लूड कर रहा हूं ताकि तुमको बेसिक आइडिया लगे कि अप्रोच कैसे करनी होती है। ये पूरा का पूरा रॉड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और लेट्स से ये पूरा का पूरा रॉड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये मटेरियल, और बोलेगा हीट करंट कितना फ्लो कर रहा है, या फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगाएं और सिंगल रॉड लगाएं तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक रॉड है उसके लिए एक रेजिस्टेंस, ऊपर वाले के लिए एक रेजिस्टेंस बना दो, तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ ऐसा, दूसरे वाले के लिए एक दूसरा रेजिस्टेंस बना दो, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, उसको इस तरह से जोड़ दो, ये हो गया इक्विवेलेंट। तो मतलब अपने को ये अगर R1 है और अगर ये R2 है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। R1 और R2 लिखते समय डेफिनेटली किसी न किसी एक वैल्यू को R0 असाइन करेंगे। जैसे मैंने पहला रॉड का सारा डायमेंशन, इसके बीच का जो लेंथ है, ये लेंथ L ले लिया, तो पहला का डायमेंशन बिल्कुल A K L सब सेम है, तो इसको अगर R1 को लिखोगे सो 1/K L/A और इसको असाइन कर दोगे R0। तो उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा 1/3K L, इसका तो L ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 3L/2, सॉरी 3A/2 ना, तो ये हो जाएगा 2/9 R0। अब ये दोनों पैरेलल में इजीली इसको कंबाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा ऐड करने के बाद डायरेक्टली हमने लिख दिया। तो इनको यूज करके निकाल सकते हो। फिर हीट करंट कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, वो भी करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे अपन आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर K इक्विवेलेंट निकालने की बात हो तब क्या करेंगे, तो इन दोनों के बदले एक कंपोजिट रॉड। अब कंपोजिट रॉड क्या होगा, कंपोजिट रॉड कुछ ऐसा होगा, ये हमारा कंपोजिट रॉड है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ कितना होगा, तो लेंथ L, दोनों का लेंथ L था तो इसका भी लेंथ L होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A था और इसका 3A/2 था, तो याद रखना कि इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 5A/2, दैट इज A प्लस 3A/2, और इसका K इक्विवेलेंट। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस अगर तुम लिखना चाहोगे तो 1/K इक्विवेलेंट L/A, L हमारा L ही है, A हमारा 5A/2 है। तो इसको अब इक्वेट करना रहेगा, यहां से भी जो तुम्हारा R इक्विवेलेंट आएगा इस फॉर्मूले से उसके साथ इक्वेट करोगे, मतलब हाँ ये R इक्विवेलेंट है ना, ये R इक्विवेलेंट है, तो इसके साथ सीधे इक्वेट कर लोगे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं R0 इंटू 2R0/9 डिवाइड बाई R0 प्लस 2R0/9,
तो एक आर नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ 2r0 अपॉन 9 और नीचे में बचेगा 11r0 सॉरी 11/9 ऐसा कुछ आएगा। तो 9 विल गेट कैंसिल्ड और ये आ जाएगा 2r0/11। अब r0 का वैल्यू 1/k/a डाल दो और इससे रिलेट करके k इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व कर दो, तो हमारा इस कंपोजिट रॉड का k इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा और जबरदस्ती चीजों को उलझाने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि उलझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ ये सब क्वेश्चन बच्चे क्यों नहीं करते, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते, इसलिए नहीं होता और जानबूझ के क्वेश्चन को उलझा देते हैं। जैसे ही तुमको लग रहा है कि कोई वैल्यू बार बार परेशान कर रहा है तो उसको एक टर्म असाइन करने के काम करने का जरूरत है, ना कि उसको पूरे पूरे टर्म को। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को क्या देखा है कि वो कोई r0 असाइन नहीं करेंगे, 1/k l/a इस पूरे को साथ लेके चलेंगे, तो इतने फ्रैक्शन आने लगते हैं कि बच्चा देख के परेशान हो जाता है, उसको अपना ही लिखा हुआ नहीं समझ आता है। तो रिकमेंडेड है कि कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन करके ही आगे बढ़ना, और थोड़ा मतलब फ्रैक्शन के सम पर कॉन्फिडेंस रहेगा तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आंसर आएगा ही आएगा। जल्दी से इसको कंप्लीट करके बताइए कि इस कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट क्या होगा। मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम कर दिया है, तुम लोग इसके आगे प्रोसीड करके आंसर निकालो जल्दी। हाँ आद्या बताएं क्या आया। सर 11k/5। 11k/5। आफिया आपका? सर सेम ही। मल्हार? हाँ सर यही है। बढ़िया, बाकी बच्चे भी करें, बाकी बच्चे भी। श्रावणी सेम आंसर है? यस सर। गुड। तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, और कंडक्शन के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। बस जहां जहां हमने तुमको बताया है वहां वहां केयरफुल रहना है, कैलकुलेशंस में उलझने की जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करना है अपने काम को, कॉमन टर्म्स ले लेके चीजों को सिंपल दिखाना है, तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक जो कॉमन वेराइटी है थर्मल कंडक्शन में वो क्या है, और जो बार बार पूछा जाता है कि स्टार बना देते हैं, मतलब, और ये कितनी बार तुम लोग के मॉड्यूल में रिपीट होगा ये क्वेश्चन, आई डोंट नो। AITS में, नीट में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कोई, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, 3 रॉड है, अब तीनों सेम हो सकते हैं, आइडेंटिकल मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सबके सेम हो सकते हैं, कंडक्टिविटी भी सेम हो सकता है, या सब कुछ अलग अलग हो सकता है, मतलब इसका लेंथ अलग, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग, इसका लेंथ अलग, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग, कंडक्टिविटी अलग। मैं तुमको सबसे पहले एक जनरल केस बताता हूं। जनरल केस का मतलब लेंथ L1, A1, A1, L2, A2, A2, L3, A3, K3। ये रैंडम हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर तुम चाहो तो कुछ T1 ले लो, इस पॉइंट का कुछ T2 और इस पॉइंट का कुछ T3, और हमसे इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाता है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। और ये सिर्फ इस पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारा पॉइजलीज इक्वेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो होगा ही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक बार अगर इस चीज को आज समझ जाते हो तो तुम्हारा बहुत सारा जगह तकलीफ कम हो जाएगा। हम पॉइजलीज इक्वेशन में ही इसको समझाते, पता नहीं समझाया था कि नहीं, लेकिन अभी बता रहे हैं, तो वहां पर भी इसका काम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तुम। हमसे T1, T2, T3 ये दिया जाएगा, T0 जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाता है, और ये जो डेटा है ये
क्या है, मुझे इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको तुमको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में। एक रजिस्टर यहां डालो, एक रजिस्टर यहां डालो, एक रजिस्टर यहां डालो। और कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अप्रोच इज नॉट गोइंग टू चेंज, अप्रोच सेम ही रहने वाला है। मान लो ये जंक्शन का टेम्परेचर T0 है, तुम चाहो तो x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x एक्चुअली क्या, थोड़ा फील आता है x से, ये अननोन है, इसके लिए सॉल्व करना है। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ निकाल लेना है, जो भी डेटा होगा उससे रेजिस्टेंस निकलेगा। R2, ये R3, and you have to write a equation that x minus T1 upon R1 plus x minus T2 upon R2 plus x minus T3 upon R3 and that is equals to 0। अगर चौथा होता तो x minus T4 by R4, पांचवा होता तो x minus T5 by R5। ये लिख के इक्वेट कर देना है 0 के बराबर। अब ये एक सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। R1 R2 R3 कैसे निकलना है ये हमको पता है। तो अब हम K1 और K2 और ये सब के टर्म्स में करेंगे तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा x का कि तुमको लिखने में हालत खराब हो जाएगा। मतलब जैसे L1 A1 K1 L2 A2 K2, और इसके टर्म्स में अगर मैं इसको डेराइव कर दूं तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा कि तुम उसको याद करने से पत्थर आ जाओगे। इसलिए हम इसको कभी नहीं कहेंगे कि तुम इसको L1 A2 L2 इसके टर्म्स में याद करो, तुम उसको इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब जो आपने मास फ्लो रेट में बताया था कि ऐसा ही कोई दो पाइप होंगे तो उसमें A1V1 इज इक्वल A1V1 प्लस A2V2, फिर वो इक्वेट किया था हाँ तो हाँ हाँ मतलब हाँ, तो तो इसमें क्या जितना है ना, आएगा उतना जाएगा। आ जाएगा। हाँ बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या होता है, दो तरीके से हम चीजों को देखते हैं। जैसे अब इसने बात छेड़ दी है, मैं एक्चुअली नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन अब इसने बात छेड़ दी है तो चलो एक बात समझो। 3 रास्ते हैं, एक जंक्शन है, और ये बात करंट इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट थर्मल कंडक्शन सबके लिए ये बात वैलिड है। तो एक लॉजिक ये कहता है कि जितना आएगा उतना जाएगा, दिस इज वन लॉजिक। तो एक को हमको इनकमिंग की तरह दिखाना पड़ेगा, दो को आउटगोइंग की तरह दिखाना पड़ेगा। या फिर मान लो कि अगर ये आउटगोइंग नहीं है, ये अगर इनकमिंग हो गया तो इन दोनों का इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ये एक लॉजिक है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें अपने को ये सोचना पड़ता है कि कौन इनकमिंग होगा कौन आउटगोइंग होगा। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि तीनों आउटगोइंग हो गए, ऐसा हो नहीं सकता कभी कि यहां से तीनों बाहर ही जा रहे हैं या तीनों इनकमिंग हो गए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीनों पाइप से आ रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल बात है। यहाँ जमा होने का तो जगह है नहीं। तो तीनों का इनकमिंग अगर हम ले लेंगे तो भी 0 होना चाहिए सम, और तीनों का आउटगोइंग ले लेंगे तब भी हमारा सम 0 होना चाहिए। अब तुम देखो इंडिविजुअल ये तीनों टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकते कभी, कोई पॉजिटिव होगा कोई निगेटिव होगा, तभी तो ऐड होके 0 हो रहा है। तीनों पॉजिटिव कैसे 0 हो सकते हैं? मतलब इसमें कोई आउटगोइंग भी है कोई इनकमिंग भी है। हमको चूंकि पता नहीं है इनिशियली कि कौन आउटगोइंग है कौन इनकमिंग है, तो हमने सबको आउटगोइंग ले लिया सबको इनकमिंग ले लिया, उस तरीके से सोचते हैं। और सबका सम 0 करने में मेरे को बिल्कुल भी इस बात के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ एक बार x का वैल्यू आ जाए तो हम T1 T2 T3 ये देख के समझ सकते हैं कि कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। जैसे ही x आएगा वैसे हमारा ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चूंकि हमको ये जंक्शन का टेम्परेचर नहीं पता, तो हम नहीं बोल सकते कि इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, कहां से जा रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों को इनकमिंग ले लिया या तीनों को आउटगोइंग ले लिया। ये जो एक्सप्रेशन एक तरीके से ये तीनों से आउटगोइंग है। हमने एक्स को मान लिया कि सबसे बड़ा टेम्परेचर है, ये जो जंक्शन है ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर है, और यहाँ से इधर 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 तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये इम्पॉसिबल बात है, नहीं हो सकता। लेकिन ये जंक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है, और इसी तरीके से एक इक्वेशन से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसमें कहीं हेजिटेशन नहीं होता कि हमने मतलब किसको इनकमिंग लेना है किसको आउटगोइंग लेना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग यूज करते हैं। हमको ये बात का जरूरत ही नहीं है कि क्या इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है, कहां से करंट आ रहा है कहां से करंट जा रहा है। सबको आउटगोइंग ले लो सबको इनकमिंग ले लो, बाद में
जब वैल्यू आ जाएगा तो हम इंडिविजुअली डिसाइड कर लेंगे कि कौन इनकमिंग था, कौन आउटगोइंग था। बताइए, क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस तो सर। 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये और सिंपल हो जाएगा। अगर आप देखो, अगर ये जो फॉर्मूला है वो और सिंपल हो जाएगा अगर ये सारे रोड आइडेंटिकल हो जाए। सी इंटरेस्टिंग थिंग, ये एकदम से सबसे वर्स्ट के सिनेरियो भी होगा, सब अलग अलग हैं तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा चीजों को आसान करने की कोशिश करता हूं कि इफ ऑल द रॉड्स आर आइडेंटिकल, तो R1, R2, R3 ये तो सेम हो जाएंगे। तो तुम क्या करोगे, x माइनस T1 प्लस x माइनस T2 प्लस x माइनस T3 होल डिवाइड बाई R, जो भी हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा। आइडेंटिकल का मतलब हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 एंड लेट्स से दैट इज इक्वल टू R0। लेट्स अज्यूम दिस। तो इसको तो जीरो से इक्वेट करना ही है। अब यहाँ पर देखोगे ना तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई 3, यानी ज्योमेट्रिक मीन। 3 रॉड है इसलिए 3 से डिवाइड करना पड़ा, 4 रॉड होता तो 4 से डिवाइड करना पड़ता। मतलब कभी कभी तो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों रॉड जैसे ही आइडेंटिकल दिया, आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी भी। इस क्वेश्चन का जो मोस्टली जो बुक में देखोगे तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम करते हैं, कंडक्टिविटी अलग अलग रख देते हैं। तो फिर हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सेम दे दिया, लेंथ एरिया सब आइडेंटिकल रॉड्स। जब आइडेंटिकल रॉड्स है तो तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे अर्थमेटिक में, सॉरी हाँ अर्थमेटिक में निकालो और यही उसका आंसर हो जाएगा। दिस अर्थमेटिक मीन AM of all 3 temperatures। 4 होता तो T1 T2 T3 T4 बाई 4 हो जाता। अगर डायमेंशन सेम रहे तब क्या होगा, इसी को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। x माइनस T1, R1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई K1 L बाई A। हम अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पर डाल रहे हैं कि इफ डायमेंशंस आर सेम, इफ द डायमेंशंस ऑफ रॉड्स आर सेम, तो L बाई A सब में सेम ही रहने वाला है। तो इक्वेशन में देखो क्या चेंज होगा, x माइनस T2 अपॉन 1 बाई K2 L बाई A, x माइनस T3 अपॉन 1 बाई K3 L बाई A एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो L बाई A सब में है उसको हटा सकते हैं और ये 1 बाई K1 का टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा K1 x माइनस T1, K2 x माइनस T2, K3 x माइनस T3। अब फिर से ये बहुत सिंपल इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगेन इसको क्यों याद करोगे अलग से, क्या जरूरत है? जब हमको एक बार मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला और ये चीज, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो फिर अलग अलग क्यों याद रखना। आइडेंटिकल वाला थोड़ा सा तुम्हारा टाइम बचा सकता है, क्योंकि अगर सब तरीके से सेम हो गया है तो अर्थमेटिक मीन होता है। अब ये सॉल्व करके निकालने से अच्छा है कि तुम इसको एकदम से याद कर लो। लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस है तो हमको एक अलग अलग फॉर्मूला क्यों करना, फिर हम यही चीज याद रख लें। इसलिए मैं ज्यादा मतलब इम्फेसिस इसी फॉर्मूले को देता हूँ, आप यही याद रखो, इसी से सारा काम बन जाएगा। आई बात समझ में?
अब देखिए, मैं इस पर चाहूँ तो 1-2 क्वेश्चंस करा सकता हूँ, बट तुम लोग को मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसको करना, इसमें क्वेश्चंस का कोई भरमार है, कोई कमी नहीं है। तुम लोग ने वॉल वाले क्वेश्चन देखे हैं? कि एक वॉल है जिसमें 2-3 लेयर्स हैं और एक लेयर वुड का है, एक लेयर ब्रिक का है, इस टाइप का? देखो, अभी तो अमरावती में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। लेकिन हम लोग का जो नॉर्मल ठंड का टाइम है वो बहुत कम होता है और उतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता, फॉल नहीं होता। लेकिन जैसे कश्मीर में जाओ या हिल एरियाज़ में जाओ, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल होता है और जो कंट्रीज़ ऑलरेडी पोल के पास होती हैं, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ है बहुत सारी, इंग्लैंड वगैरह, तो वहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम टाइम ठंड ही रहती है। वो समर्स बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए आता है। हम लोग का समर्स ही ज़्यादा होता है, हम लोग इक्वेटर के पास है इसलिए। तो उनकी जो दीवारें होती हैं घर की, वो उनका जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वुड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी भी तुम हिमाचल जाओगे, होटल वगैरह में देखोगे, तो मैक्सिमम चीज़ें वुड की ही बनी होती हैं। फ्लोरिंग जो है वुड फ्लोरिंग, ये वुड फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये उधर ही से आया। बहुत बार देखते हैं हम लोग घर में लोग वुडन फ्लोरिंग बनवाते हैं। ये वुडन फ्लोरिंग क्या है? नॉर्मल जो ये टाइल्स या फिर जो मार्बल है, ये बहुत ठंडा हो जाता है ठंड के टाइम पर, तो उस पर चलने पर बहुत ठंड लगती है। वुड जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड में वो ठंड नहीं होता, इसलिए वुडन फ्लोरिंग रिकमेंडेड करते हैं। तो लेकिन ये हम लोग के तरफ कोई ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसेंशियल पार्ट नहीं है। जो कोल्ड कंट्रीज़ या कोल्ड प्लेसेस होते हैं, पूरे साल जहाँ पर ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग, दीवार में भी जहाँ तक हम टच करते हैं या जहाँ तक बात है, वहाँ पर वुड का काम ज़्यादा किया जाता है। इवन जो दीवारें बनती भी हैं ना, वो भी वुड की ही होती हैं। तो ये मैं एक नॉर्मल तुमको बताऊँ, क्रॉस सेक्शन साइड व्यू थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। ये एक नॉर्मल दीवार का स्ट्रक्चर होता है। ये एक नॉर्मल दीवार है। ये जो ये इनसाइड, रूम के इनसाइड का रीजन है, ये आउटसाइड है। दीवार इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रशिया में एक जगह है जहां पर टेम्परेचर -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, -53। मैं उस दिन एक दो मतलब जो यूट्यूबर है उनका वीडियो देख रहा था कि वहां पर जो गाड़ियां लोग लेके जाते हैं, वो गाड़ी कभी बंद नहीं करते। मतलब जैसे गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है तो गाड़ी को ऑन करके ही पार्किंग में छोड़ते हैं। गाड़ी बंद पड़ने का मतलब है कि वो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगी, फिर उसको फिर अपन दूसरे तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ठंड है कि इंजन सीज हो जाएगा बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे पानी को हवा में फेंकोगे तो एक अलग ही तरीके का वो चीज होता है। एक्सट्रीम कोल्ड में चीजें अलग तरीके से होती हैं और उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल, यू कैन सी। वैसे वैसे जगह पर जो घरों की दीवारें होती हैं वो सिंगल ब्रिक की लेयर नहीं होती। ये जो पूरा बात है वो इस बात का है कि यहाँ पर कुछ ऐसा, इस तरह से ये जो पार्ट है, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये हो सकता है ब्रिक का वॉल हो। उसके बीच में कुछ वुड का एक पाइन की लेयर, ले पाइन ट्री होते हैं, उसकी एक लेयर दे दी गई है। ये वुड की लेयर है। और इसके बाद नॉर्मल फिर से कंक्रीट या जो भी कुछ एक और, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, ये थर्ड ऐसा। तो 2 लेयर, 3 लेयर। अब हर बार ये पूरा डायग्राम ऐसा 3D बनाए आपको क्वेश्चन दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ सामने का ये जो तुम देख रहे हो, सिर्फ़ इतना ही पोर्शन दिया जा सकता है। अब ये तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग-अलग होगा। इसका थर्मल कंडक्टिविटी जैसे मान लो
इसका थर्मल कंडक्टिविटी ले लेते हैं 2K, इसका ले लेते हैं K, इसका ले लेते हैं लेट्स से 3K। ये जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कुछ ले लेते हैं T1, इसकी थिकनेस लेट्स से T2, इसकी लेट्स से थिकनेस T3 या फिर T2 T/2 ऐसा भी ले सकते हैं, वो तो अभी कोई पॉइंट नहीं है। तो क्या पूछा जाता है, मैं जो बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, हीट करंट कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा 3D इतना एक्सप्लेनेशन के साथ तो दिया नहीं जाएगा, तुमको ये चीज हमेशा के लिए समझ में आनी चाहिए। अगर मैं सिंपल तरीके से बुक के लैंग्वेज में ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा, कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, हमसे यहाँ का या यहाँ का या फिर यहाँ ही का कोई का दो जगह का टेम्परेचर पूछ के बीच का टेम्परेचर पूछा जाता है। लेट्स से दिस इज T1, दिस इज T2 एंड लेट्स से इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ दे टी, इसका क्या लिखोगे T डैश और ये T डबल डैश, चलो तो T डैश पूछ दिया गया, T डबल डैश पूछ दिया गया, ऐसा टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले याद रखना हीट का जो फ्लो होता है दैट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस फैशन। रूम के अंदर से सराउंडिंग में हीट का फ्लो होता है, और ये जो स्लैब्स हैं, मतलब दीवार जो है एक स्लैब की तरह देखोगे तो वो सीरीज में कनेक्टेड है। यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। ये 3 रेजिस्टेंस की तरह इसको देखा जा सकता है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहला जो सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भले ही अलग हो, ये थिकनेस जो दी गई है ना ये लेंथ की तरह बिहेव करेगा। तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। तो R1 कैन बी रिटेन एज 1 बाई जो भी 2K लिया तो 2K, L इज T1 बाई A। तो सबका सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम होना चाहिए, तो 1 बाई K T2 अपॉन A और 1 बाई 3K T3 अपॉन A। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस हो गया। अब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालना तो आसानी है, निकाल ही लोगे। हीट करंट पूछे तो भी निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछे तो x y ऐसे लेके, जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया था कि 10 - x बाई R1, जो यहाँ पर भी इक्वेशन बनाया जा सकता है, वो क्या बनाया जा सकता है 10 - x अपॉन R1 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन R2 इज इक्वल टू y माइनस -20 अपॉन R3। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इजिली बन जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चंस क्या है, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैं 2-4 और क्वेश्चन भी लेके तुमको बताऊं तो क्वेश्चन तुमको हम करेंगे तो लगेगा कि हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट होता चला जाता है। बार बार 1/k L/a ये सब टर्म जैसे ही आते हैं तो बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि तुम लोग थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन को खोज खोज के करो, कम से कम आज कल में तो करो ही। और देखो एक वैल्यू असाइन करके क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं, ये तुम याद रखना। हाँ, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि एक थिक स्फीयर है, अंदर में उसका कुछ हॉलो पार्ट भी है, अंदर का टेम्परेचर कुछ है, बाहर का टेम्परेचर कुछ है, तो फिर कैसे हीट करंट का वैल्यू क्या होगा। या फिर एक सिलेंडर है और उसका कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से मेंस लेवल के हो गए, नीट में जो अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो मैं फर्स्ट डे वो सब क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करना चाहता, पहले तुम लोग इजी वाला पार्ट एक बार ट्राई करो, देखो, सॉल्व करो। और अगर इस पर मतलब जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नंबर टाइप दो, वो अगर हो गए तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस इस पर करने वाले हैं। मैं तुम लोग को एक दो क्वेश्चन अभी के लिए लीप से ही देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लीप में भरे पड़े हैं क्वेश्चंस।
ये देखिए। देखो तो, ट्राई करो तो। ओके, बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चों ने हैंड रेज़ किया है। हाँ, श्रावणी बताएँ क्या आंसर है आपका? सर 60 डिग्री सेल्सियस। ओके। आद्या आप बताएँ? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मल्हार आपका? हाँ सर 60 है। बराबर। अभी 3 दिन 4 दिन पहले ये एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, बहुत अच्छा बच्चा है, 720 उसके मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ लाता है बार-बार, और उसने ये डाउट में पूछा था। तो देखो क्या है, जो मैं आज क्लास के बिगिनिंग में भी बता रहा था आप लोग को, लीप अपना मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है। फिजिक्स के लिए सिर्फ जो बच्चे नीट पर फोकस्ड हैं, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नीट के अलावा भी माने उनका जो फोकस होता है जैसे ओलंपियाड या फिर मेंस भी देना चाहते हैं, मेंस से भी अच्छा करना चाहते हैं, तो लीप उसके लिए इनफ नहीं है, अग्री। लीप से ज़्यादा हमको करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे एकदम स्ट्रिक्टली नीट पर फोकस्ड हैं, नीट्स में ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इवन एम्स टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए लीप ही सबसे बेस्ट बुक मुझे अभी तक जो लगी है। आज हो जाए सॉल्व, कल हो जाए, मतलब हमको उसको कंफर्टेबली नीट के पहले तक सॉल्व कर लेना है। अब जो बच्चे बहुत देर करते हैं सॉल्व करने में, तो उनको क्या होता है कि उनके बहुत सारे क्वेश्चन तो बन जाएँगे, डाउट वगैरह तो हो जाएँगे, लेकिन उनको ज़हन में वो बातें नहीं बैठती, तब तक एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। और जो बच्चे थोड़े पहले सॉल्व कर लेते हैं, उनको दोबारा, तिबारा देखते-देखते वो सब बातें ज़हन में बैठ जाती हैं। तो एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए भी मैं बार-बार रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग लीप करो। लीप को छोड़ो मत। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो कर मतलब कैटलिस्ट भी करो और लीप भी करो। तो मैंने इसलिए हर चैप्टर की लीप आप लोग को स्टार्टिंग से ही देने शुरू कर दी थी कि जो बच्चा इसको कम से कम 20-20, 25-25 भी कर रहा है, तो एक बार पढ़ते समय किया, एक बार टेस्ट के टाइम किया, एक बार एआईटीएस के टाइम किया, ऐसे करते-करते उसका हो ही जाएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात है, यानी कि ये दोनों एंगल 45 डिग्री और लेंथ बराबर हो जाएँगे। तो
अगर मान लो इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L/√2, या फिर 90 डिग्री है तो तुम उससे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी हो जाएगा L/√2, और ये पूरा का पूरा AB लेंथ हो जाएगा √2 टाइम्स L। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ज्यादा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। √2 टाइम्स L, और चूंकि मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल, सी, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/k L/A, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और मटेरियल सेम है तो ये तो सब सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब मैं सीधे सीधे अगर कहूं तो ये रेजिस्टेंस अगर R है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस √2R हो जाएगा। बट अपना जो काम है ना वो इससे भी कम में होने वाला है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, वैसे तो मैंने इतना आपको बताया, बट इसको भी करने का जरूरत नहीं है। तुम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में एक बार कन्वर्ट करोगे ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये R है, ये R है, ये √2R है। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमसे यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितना करंट जा रहा है, इससे जो भी करंट जाएगा वो तो दोनों सेम ही जाएंगे, रेजिस्टेंस सेम है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है 100 - 20 80 है, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड होगा। 100 - 20, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 80, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 40, इसके क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 40। अब 100 में से 40 घटाओगे तो यहाँ का मतलब जो भी टेम्परेचर है पोटेंशियल, अगर 100 - 40 60। सिमिलरली यहाँ से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा पोटेंशियल, तो वैसे भी जा सकते हो 20 + 40 = 60। तो हमको कुछ करने का ही जरूरत नहीं था। कायदे से अगर इस क्वेश्चन में देखें तो जैसे ही तुमने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया और थोड़ा बहुत भी तुमको अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, अग्रीड, लेकिन तुमको कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अभी पढ़ना है 12 में। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चंस अभी नहीं बनते हैं तो भी ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज लिमिटेड है अभी तो इट्स ओके, लेकिन जिस दिन ये तुमको समझ आ जाएगा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की चीजें, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल केकवाक हो जाएंगे और इसको देखते देखते सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बिना इसको तो पेन भी नहीं चलाना था कायदे से देखा जाए तो। बाकी तुम और भी तरीके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और भी क्वेश्चंस है, मैं तुम लीप को देखोगे, अभी तक शायद मैंने अपनी लीप शेयर करी है कि नहीं। हाँ बोलो। सर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना कि जो रॉड AC है और जो रॉड BC है वो सेम है डायमेंशन वाइज, तो हाँ हाँ हम लोग 100 - T, मतलब C वाला जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर अगर T समझे हाँ 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 100 - T तो 100 - T / इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ हाँ, -20 और T - R। 20 होना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वही आएगा, है ना। 2T = 100 - 20, तो यहाँ से 80/2, तो वेट 100 + 20, नहीं सर, वो वहाँ पे 1, 100 + 20 आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, एक ये सीधे सीधे 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ बराबर है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो एक बार जैसे ही तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना शुरू किया ना तो 1000 तरीके निकलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके निकलते हैं एक साथ। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चैप्टर पर अभी जोर नहीं देता, क्योंकि इसका जो करने का जो मेन लॉजिक है वो सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है जो बच्चा भी नहीं पढ़ा है, और बच्चा अभी बताने पर परेशान हो जाता है कि सर वो तो ऐसा वैसा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसका हिंट कर देता हूँ कि देखो ऐसा है वैसा है, बाकी जब तुम वो चैप्टर करना तो दोबारा देख लेना, हो ही जाएगा, हो जाता है। पॉइजोलिस इक्वेशन जो फ्लूइड का है, ये वाला पार्ट, ये दोनों हीट करंट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही रेप्लिका है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपकी कल क्लासेस जो होंगी उसमें रेडिएशन स्टार्ट करूंगा सैटरडे को। होपफुली वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर
रेडिएशन में 2 क्लासेस लगती हैं, लगभग 2 क्लासेस में वो सारी बातें हो जाएँगी। हुआ तो एक और क्लास अपन रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, नहीं तो इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि थर्मो में भी अपने को 3-4 क्लासेस लगेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल भी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है ना? कल 26 जनवरी है, बट फिर भी रात को 9 बजे तो तुम लोग 26 जनवरी की परेड तो नहीं देखोगे। सो थैंक यू।